हेलो बच्चों। सो विल बैक टू YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने क्या क्या पढ़ा पहले कि टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट बिकॉज दे कांट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अच्छा एक बात, आपको होमवर्क याद हो गया आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 10.4 में ABCD करके कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर खुद से जरूर एनसीईआरटी से पढ़ लेना एग्जाम्पल 10.4। तो कुछ क्वेश्चंस हैं YDSE से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ थिंग मैं आपको क्लास में डिस्कस किया हूँ, बट आपको देखना है, ठीक है। सो दो डिफरेंट लाइट सोर्स कांट बी कोहेरेंट। हम क्या करते हैं, हमेशा एक सिंगल सोर्स की लाइट को दो पार्ट में बांट के हम लोग यूज करते हैं। फिर हमने देखा अगर हम इन प्लेस ऑफ लाइट वे यूज इलेक्ट्रॉन वेव, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिंज वेव। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम पूरे सिस्टम को किसी और मीडियम में डालने फ्रिंज पे क्या इफेक्ट रहेगा। सब हम फ्रिंज वेव पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, बेसिक्स। अब हम बार फ्रिंज 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 बोल रहे हैं, शेप ऑफ फ्रिंज क्या होगा ये अच्छा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न, शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न। शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न। हम जो सिंपल जो स्टैंडर्ड सेटअप है पहले लेते हैं YDSE। मेरा सेटअप क्या है, YDSE। तो ये हमारा सेटअप है और यहाँ से दो पैरेलल रे आ रहा है और यहाँ पे कहीं मान लें कि यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमम। अब समझो, आपको हम बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, बट रियल में क्या है, रियल में ये मेरा स्क्रीन है, राइट। और यहाँ पे दो स्लिट है। स्लिट समझो, स्लिट और पिन होल में डिफरेंस है। स्लिट क्या होता है, स्लिट मीन्स उसमें मैं एक बार स्लिट बनाने की कोशिश करता हूँ। स्लिट मीन्स क्या, कुछ नाला टाइप नहीं। ये जो है स्लिट है, यहाँ पे इस पेपर में ये क्या है, ये स्लिट है। और एक सिंपल एक हम यहाँ पे होल करते हैं, छोटा सा पॉइंट साइज, वो होता पिन होल्स। ये मेरा स्लिट है और दोनों स्लिट से पैरेलल लाइट जा रहा है। अब आप बताओ, यहाँ पे क्लास में हम बच्चों से पकड़वाते हैं एक, बट यहाँ तो आप लोग को हेल्प करने के लिए हो नहीं, ध्यान नहीं आ रही है मुझ पर, कितना कष्ट हो रहा है। आप लोग पकड़ते, इतना भारी पेपर उठा रहे हैं हम। एनीवे आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप देखो ये स्लिट है, अगर हम मान लीजिए यहाँ बना फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब इस पॉइंट पे बहुत परेशानी हो रही है। समझो, अगर हम मानते हैं ये है फर्स्ट मैक्सिमम, इस पॉइंट पे बना, तो अगर इससे लाइट गया, इससे लाइट गया, उसके लिए यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अगर लाइट इसके सामने से निकलेगा तो यहाँ भी पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। मतलब फर्स्ट मैक्सिमम जो बनेगा, ये वाइड प्लेन है, ये मेरा एक्स, मान लीजिए ये मेरा एक्स है और ये वाइड प्लेन में रखा हुआ है। मेरा स्क्रीन भी है और स्लिट प्लेन दोनों क्या है, YZ। सो अब बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ कहाँ बन सकता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमा बना है फर्स्ट मैक्सिमा, इस लाइन पे हर जगह बनेगा कि नहीं, बिकॉज इस आपको हम दिखाएं पूरा मानते ये स्लिट है, ये भी पूरा स्लिट है। बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो है पूरा, ये स्लिट है और ये स्लिट है। तो आप देखोगे अगर इससे लाइट निकल के यहाँ पे मैक्सिमम बनाया, तो यहाँ का लाइट यहाँ पे बनाएगा ना। तो अगर इस पूरे स्लिट के सामने से लाइट जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, लाइट। अब सिंपल विजुअलाइज करो 3D में कि ये पूरे पेपर के विड्थ में स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है। तो अगर मैक्सिमा अगर इसके सामने मान ले कि यहाँ पे इससे लाइट गया, इससे लाइट गया और यहाँ पे हो गया पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो यहाँ भी लैम्डा होगा ना, बिकॉज ये लाइट यहाँ से जाएगा, इससे जाएगा। सो अल्टीमेटली मेरा शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सो YDSE में जब मेरा स्लिट है, अब समझो, पता नहीं कितना समझा पाएगा, मैं ढंग से पेपर रख ही नहीं पा रहा हूँ, अगर ये रहता तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता। सो ये स्लिट से लाइट जा रहा है, इससे और इससे। अगर इससे लाइट जा रहा है, तो अगर मान लें ये हुआ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, इसके आगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, लाइट यहाँ से जाएगा। फिर समझो ना, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा कहाँ कहाँ हो सकता है,
ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विवेलेंट है कि नहीं? ये और ये सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट होपफुली आप समझ रहे होगे कि इस स्लिट से जब लाइट जा रहा है यहाँ से और यहाँ से, अगर यहाँ बना फर्स्ट मैक्सिमा तो इस पॉइंट से जाएगा तो इसके सामने बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर यहाँ बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये पूरे लाइन पे फर्स्ट मैक्सिमा होगा। बेसिकली आपको अगर आप देखोगे सो यहाँ पे इसको मैं इसे कर रहा हूँ, सो यहाँ अगर मान लें कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, बीच में होगा फर्स्ट मिनिमा, इस पूरे पे होगा फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पूरा जो होगा मेरा ब्राइट होगा, ये पूरा होगा ब्राइट, यहाँ पूरा ब्राइट, बीच में कहीं होगा डार्क, एक लाइन बनेगा। तो शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न? स्ट्रेट लाइन। तो इसमें होगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्लिट है, पिन होल्स नहीं है। बेसिकली जब भी शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न निकालना है हमको देखना है किस, अगर हम उस सारे पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पाथ डिफरेंस, शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न होगा ना कि जहां जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा वहां पे फर्स्ट मैक्सिमम होगा, जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा वहां पे सेकंड मैक्सिमम होगा, तो सारे फर्स्ट मैक्सिमम वाले पॉइंट को मिलाकर क्या शेप बनेगा? तभी क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट है सेकंड, कुछ स्टैंडर्ड 2-3 है, आपको याद रह सकते हो। ए पूछता है घुमा घुमा के, इफ इन YDSE slit edge replaced by pinholes, स्टैंडर्ड पूछेगा तो क्या होता है? स्लिट। YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्टैंडर्ड में स्लिट है। अब मैं उसको चेंज कर, मॉडिफाई कर रहा हूँ कि सेटअप में यहाँ पे हम पिन होल्स कर दे रहे हैं स्लिट के जगह पे, रिप्लेस्ड बाय पिन होल्स मींस दो वहाँ पे पॉइंट कर दिए। देन व्हाट विल बी शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न? ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी पैराबोला, ऑप्शन डी एलिप्स, ऑप्शन ई हाइपरबोला। अब बताओ आप शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न क्या होगा? हमने क्या किया, जहां पे स्लिट था वहां पे पिन होल्स डाल दिया। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हिंट कर रहा हूं कि जब भी शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न निकालना पड़ता है, लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम पाथ डिफरेंस, जहां जहां पाथ डिफरेंस सेम होगा, मान लें कि पाथ डिफरेंस लैम्डा जहां जहां, वहां पे फर्स्ट राइट, वहां पे क्या होगा? फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, वो सबको मिलाकर शेप मिल जाएगा। जहां जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा वहां सेकंड मैक्सिमम होगा, सबको मिलाएंगे तो शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। क्या होगा? ओके देखते हैं। अब ये मेरा है S1, ये है S2, चलो ये मानते हैं पॉइंट P है। अब हमको देखना है लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम पाथ डिफरेंस। अब ये पॉइंट है कि स्लिट है? पहले स्लिट था, अलग अलग पॉइंट था, बहुत सारा पॉइंट था इनफाइनाइट, बट अब ये क्या है? पॉइंट, पिन होल है। अब जहां जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा मींस S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर सेकंड मैक्सिमा क्या होगा? फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर सेकंड मैक्सिमा का क्या होगा बोलो? टू लैम्डा। और हाँ नहीं, nth मैक्सिमम n लैम्डा। अब अगर ये पॉइंट है कि समथिंग, अगर इसका लोकस हमको देखना है समथिंग लाइक दैट S2P माइनस S1P इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसका इक्वेशन है? मैथ्स वालों को पता होगा किसका इक्वेशन होता है, बाय वाले याद करो, किसका इक्वेशन होता है? ये हाइपरबोला। मतलब S2P माइनस S1P को लैम्डा, सबको अगर सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो शेप क्या मिलेगा? हाइपरबोला। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अरे 3 रिजल्ट है स्टैंडर्ड, हम पूरे इसमें चैप्टर में 5 पढ़ाएंगे, आपको 5 को याद रखना है। YDSE में क्या है? स्ट्रेट लाइन। इफ रिप्लेस स्लिट बाय पिन होल्स, शेप क्या हो गया? हाइपरबोला। कैसे? मैं आपको समझाया सिंपल मैथ से कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो उसका पाथ डिफरेंस यहाँ पे अगर लैम्डा होगा तो S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा, मींस वैसे सारे पॉइंट P मिला दो, इसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, तो फॉलो दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन है हाइपरबोला का। शेप क्या होगा? हाइपरबोला। बस यार अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझा रिजल्ट याद रखो। अगर YDSE था, शेप था स्ट्रेट लाइन, अगर पिन होल्स है इन प्लेस ऑफ स्लिट, शेप इज हाइपरबोला। चलो एक और सेटअप देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस दोनों में पूछा हुआ है।
और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइन दिखाया हुआ है, हाइपरबोलिक भी दिखाया हुआ है, फिगर दोनों दिखा हुआ है, पिन होल्स के लिए और इसके लिए भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में अच्छा सा फिगर दिया हुआ है। ओके, अब ये सेटअप ये हम लोग पढ़े थे। मान लीजिए ये पॉइंट है, क्या पिन होल्स है, S1 S2 पिन होल है, स्लिट नहीं है, और यहाँ पे स्क्रीन है। सेटअप हम लोग पढ़े थे ना, सेटअप हम लोग पढ़े हुए हैं। अब ये मतलब ऐसा स्क्रीन है वायर्ड प्लेन में, स्क्रीन किस प्लेन में है, वायर्ड प्लेन में। अब हमको इसमें लिखना है शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न। चलो मैं देता हूँ ऑप्शन, सारा वही ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी पैराबोला, इसके वहाँ 3D में हाइपरबोलाइड होगा, बट हम हाइपरबोला बोलते हैं 2D में, वहाँ पे 3D शेप होगा तो क्या होगा, हाइपरबोलाइड। और ये क्या हो जाएगा, पैराबोला, इलिप्स एंड ई इज हाइपरबोला। ओके, क्या होगा बोलो, सिंपल का लॉजिक 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 लॉजिक। अगर मानते हैं यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। सिंपल देखो, ऐसे सामने स्क्रीन है, अगर हम इसको ऐसे सर्कल में घुमाएं, अगर हम इसे सर्कल में घुमाएंगे, ये S1P S2P को बिना चेंज किए हुए अगर इसको घुमाएंगे तो S2P माइनस S1P सेम रहेगा मिलेगा। अगर ये S1P माइनस S2P लैम्डा है, हम इसको इस स्क्रीन में कैसे घुमा रहे हैं, तो दो पेन है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, ठीक है, दो लाइन है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब इसको जब ऐसे हम रोटेट करेंगे इस पे, ये चेंज करेगा क्या, जब सर्कल रोटेट करेंगे तो ये लेंथ चेंज करने वाला है क्या, ये डिफरेंस चेंज करेगा नहीं। इस मैथ से बहुत लंबा है, प्रूव कर हम दिखाने जाएंगे, आप इसको समझो, फील करो कि अगर इस दो लाइन को हम इसमें ऐसे घुमा रहे हैं इस प्लेन में, तो ये डिफरेंस चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल, तो शेप क्या होगा, सर्कल। दिक्कत है, याद कर लो, मेंस एडवांस दोनों पूछा हुआ है, एडवांस 2 साल पहले पूछा हुआ है, मेंस भी पहले पूछा हुआ है। इस सेटअप में शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर। ओके, तो नेक्स्ट जिस हम लोग पढ़े सबका शेप देख लेते हैं, जो हम लोग किए हुए हैं। ये हम क्वेश्चन करवाए थे आपको कि यहाँ स्क्रीन है इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में स्क्रीन है, XZ प्लेन में, यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ एक प्लेन मिरर है, यहाँ एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लाइट आ रहा है, एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होके, एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होके। व्हाट विल बी शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न, यहाँ पे क्या, एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होके, व्हाट विल बी शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न। ऑप्शन ABCD सेम है। क्वेश्चन क्लियर है कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, सामने एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, इस पे फ्रिंज बन रहा है XZ प्लेन में, और यहाँ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है XZ प्लेन में। मिरर भी किस प्लेन में है, XZ प्लेन में। ये 2D में दिखा रहे हैं, 3D में सब कुछ है। व्हाट इज शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न, गुड, बहुत लंबा सही है। अरे सिंपल, अगर अच्छा यहाँ पे तो एक यहाँ सारा एक रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो एक तरह से इमेज से आ रहा है, मतलब एक सोर्स ही है, दूसरा सोर्स ही है। अरे हाँ नहीं, मान ली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कुछ एक डायरेक्ट ऐसे गया और एक रिफ्लेक्ट होके जो जाएगा वो ऐसे ही जाएगा ना कुछ, तो इसके लिए कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से। तो अब सेटअप क्या होगा, लास्ट वाला सेटअप हो गया कि नहीं हो गया, ये S डैश और उसके लाइन में परपेंडिकुलर है, इसको हम घुमा दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कैसा बनेगा, ये स्क्रीन होगा, ये S होगा और ये S डैश हो जाएगा। सेटअप यही तो आ गया। अरे हाँ या नहीं, परेशान नहीं हो भाई। ये मेरा सोर्स था रियल में। अब यहाँ पे दो लाइट आ रहा है स्क्रीन पे, एक डायरेक्ट और एक मिरर से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ डायरेक्ट गया, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो इसके इमेज से आता हुआ दिखेगा,
अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी क्या होगा, डी, हाँ नहीं। सो बेसिकली ये सेटअप पिछले सेटअप जैसा ही है कि नहीं है, कि एक सोर्स ये दूसरा सोर्स ये है, और इस दोनों को जो लाइन ग्रांड कर इसका परपेंडिकुलर स्क्रीन है, अरे इसको घुमा दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आएगा कि नहीं आएगा, एस डैश एस और ये स्क्रीन, इसका सर्कुलर था इसलिए इसका क्या होगा, सर्कुलर। सो अभी आपको मैंने बताया 4 सेटअप, और आगे 2 और बताया नहीं, इतना याद आपको, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, पूछेगा एक घुमा के पूछ रहा है बार बार, और अगर आप समझ गए तो कुछ ही पूछा निकाल लोगे। हम सिंपल देख रहे हैं कि शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम पार्ट डिफरेंस। अब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे, नहीं इक्वेशन प्रूव करने में बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि सेम पार्ट डिफरेंस वाले सारे पॉइंट बनाएंगे कैसा शेप बनेगा। तो आपको हम क्या होता है, जब YDSC स्टैंडर्ड सेटअप था, शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न क्या था, स्ट्रेट लाइन। इफ वी रिप्लेस स्लिट बाय पिन होल्स, शेप इज हाइपरबोलिक, फैमिली ऑफ हाइपरबोलॉइड्स। इन केस ऑफ दिस सेटअप शेप इज सर्कुलर, और ये दोनों सेम आइडेंटिकल सेटअप है, शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न इज सर्कुलर। ओके, नेक्स्ट लिखिए YDSC विथ बायक्रोमेटिक लाइट। ऐसे मैं इसका क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑलरेडी, आपको असाइनमेंट में दिया था, बट फिर से मैं एक बार करवा रहा हूं। YDSC विथ बायक्रोमेटिक लाइट, YDSC विथ बायक्रोमेटिक लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE with bichromatic light, YDSC with bichromatic light। मतलब क्या है समझो, स्टैंडर्ड सेटअप है YDSC का, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी। अब ये हम जो कि एक लैम्डा लेते थे, अब मान यहाँ पे 2 वेवलेंथ भेज रहे हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, यहाँ से भेज रहे हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 इस लैम्डा 1 से इंटरफेरेंस करेगा तो इसका अपना एक फ्रिंज पैटर्न बनेगा, ये लैम्डा 2 इस लैम्डा 2 से इंटरफेरेंस का अपना फ्रिंज पैटर्न बनेगा, तो दोनों का अलग अलग मैक्सिमम ऑफ हाइट होगा, दोनों का अलग अलग हाइट ऑफ मैक्सिमम होगा। अरे हाँ नहीं, यहाँ पे दोनों का पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ पे दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। इस लैम्डा 1 से लैम्डा 1 इंटरफेरेंस किया, सेंट्रल मैक्सिमम पे पार्ट डिफरेंस 0। इस लैम्डा 2 से लैम्डा 2 इंटरफेरेंस किया, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0, सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसका लैम्डा 2 से इंटरफेयर करेगा, तो फॉर लैम्डा 2 हाइट ऑफ nth मैक्सिमा क्या होगा, n लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सिमिलरली फॉर लैम्डा 1 हाइट ऑफ nth मैक्सिमा क्या होगा, n लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो दोनों का अपना अपना फ्रिंज पैटर्न बनेगा, और जहां पे हो सकता है कहीं पे दोनों का मैक्सिमम कोइंसाइड भी कर जाए, अरे हाँ या नहीं, जैसे यहाँ पे दोनों का मैक्सिमम कोइंसाइड कर रहा है। मान लीजिए रेड है ब्लू है, लेट्स सपोज कि लैम्डा 1 है रेड और लैम्डा 2 है ब्लू। सो यहाँ पे रेड और ब्लू दोनों का मैक्सिमा है, दोनों का मैक्सिमा है, यहाँ पे रेड का भी मैक्सिमा है, ब्लू का भी मैक्सिमा है, दोनों का पार्ट डिफरेंस 0 है। अब दोनों का फिर मैक्सिमम कहां पहुंच रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मानते हैं, चलो हम डाटा लेते हैं, रेड छोड़ो, हम डाटा लेते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन से था, असाइनमेंट में था, कैपिटल डी इज 1 मीटर एंड स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट, find height of point from central maxima where maxima of both lambda 1 and lambda 2 coincides. Find minimum height of point, minimum. Find minimum height of point from central maxima where maxima of both lambda 1 and lambda 2 coincide. Clear? Find minimum height of point from central maxima where maxima of both lambda 1 and lambda 2 coincide. करते हैं क्या? ट्राई करो, मैं ऑप्शन देता हूँ, आप अपना तो सॉल्व करो। वन मिलीमीटर
2.4 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन है। फटाफट करो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा व्हेयर मैक्सिमा ऑफ बोथ λ1 एंड λ2 कोइंसाइड। ये छाप लियो। ओके, अब मैं कर रहा हूं, देखो। तो दोनों का अपना अपना फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अपना अपना फॉर्मूला है, एन लैम्डा डिवाइड लैम्डा λ1 λ2 आएगा। अब हमको दोनों कोइंसाइड करना है। लेट्स एज्यूम nth मैक्सिमा, हम असाइनमेंट में करवा चुके हैं, क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, असाइनमेंट 1 जब दिए थे वेट का। nth मैक्सिमा ऑफ λ1 coincides with nth maxima of λ2. Let's assume nth maxima of λ1 coincides with nth maxima of λ2, हमने मान लिया। तो λ1 के nth maxima का हाइट क्या होगा? n λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू m λ2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D बाय स्मॉल d कैंसल, so n λ1 is equal to m λ2, so n by m is equal to λ2 by λ1। λ2 कितना है? 6/4, 3/2। अब बताओ n by m का 3/2 है, n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3। मतलब थर्ड मैक्सिमा ऑफ λ1 coincide with second maximum of λ2। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? n6 m4। फर्स्ट सेटअप होगा n3 m2, सेकंड क्या होगा? n6 m4, थर्ड क्या होगा? ये 9 and 6। हाँ नहीं, हमने पूछा मिनिमम, तो फॉर मिनिमम हाइट n is equal to 3, so रिक्वायर्ड आंसर y इक्वल टू क्या होगा? 3 into λ1 400 into 10⁻⁷ into कैपिटल D बाय स्मॉल d, यही ना? सो ये हो गया 10⁻⁴, सो 1.2 मिलीमीटर आंसर से। कोई दिक्कत? पक्का? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आप लोग सोचते ही नहीं यार, थोड़ा अकल, मतलब थोड़ा दिमाग के बंद करके क्लास करते हो। ठीक है, बैठ पहले सब अच्छे से दिमाग खोल क्लास करो ना, थोड़ा सोचो ना। क्या प्रियांश, कोई डाउट है इसमें? नहीं, कुछ तो सोचो। अरे भाई, हमने λ1 का λ1 से इंटरफेरेंस करवा दिया, बोल दिया इसका अपना फ्रिंज पैटर्न बनना है। λ2 का λ1 इसका λ2 से क्यों नहीं करेगा? उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसके λ1 को इसके λ1 से इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, इसके λ2 को इस λ2 से सुपरपोजिशन करवा रहे हैं। हम इसके इस λ1 के इस λ2 से क्यों नहीं करवा रहे हैं? करेगा ना? करेगा, हमारे कंट्रोल में। 2 लाइट यहाँ पे आएगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा, बट इट विल नॉट गिव यू कंसिस्टेंट फ्रिंज पैटर्न। उसका कोई फ्रिंज नहीं बनेगा, कहीं मैक्सिमम मिनिमम एक जगह होते रहेगा। क्यों? कि इसका λ1 λ2 का फ्रीक्वेंसी सेम या अलग अलग भाई, लैम्डा अलग अलग है, भी सेम है, सी के इक्वल लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग। सो ये λ1 और ये λ2 कोहेरेंट हो गया है, इनकोहेरेंट हो गया? इनकोहेरेंट। जब सोर्स इनकोहेरेंट है मतलब फ्रिंज पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं होगा, कुछ फ्रिंज पैटर्न मिलेगा ही नहीं। एक ही पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम लगातार चेंज करते रहेगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। कोई दिक्कत? इसलिए हम इसके λ1 को λ1 से करवा रहे हैं, λ2 को λ2 से करवा रहे हैं। λ1 का λ2 से करवाएंगे तो इनकोहेरेंट सोर्स हो गया, उसमें कोई फ्रिंज पैटर्न मिलने वाला नहीं है। छाप लिए? ओके, अब लिखिए YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट। YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट। YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट। ये बहुत सारे बुक में गलत रहता है, बट NCERT इसको बिल्कुल सही दिया और मस्त अच्छा सा फिगर भी दिया है, इसलिए कहीं जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आपको बुक में गलत मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करना। हम जो बोल रहे हैं वो NCERT में भी है और लॉजिकली सही है भाई। हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्यों है।
YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। लगता है आप लोग, लगता है सर आप एनसीईआरटी बहुत पढ़ रहे हो, आपको तो सब कुछ पता है। कभी तुम लोग भी पढ़ लिया करो भाई, एग्जाम तो मेरा नहीं तुम लोग का है ना। जरूरत नहीं, जितना करते हैं आप उतना कर लो, चलेगा। मैं आपके लिए बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि आप किसी से पीछे नहीं रहो। जितना बुक्स वगैरह ये होता है, कुछ नया आ रहा है, कुछ नया वो कुछ, मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिशन में किसी से पीछे नहीं जाओ, उसके लिए मेहनत मुझे करना पड़े, मैं करूँगा। बट आपको जो मिलता है कंक्रीट करके, जो मैं आपको पूरा समराइज करके देता हूँ, और जो उसके अलावा करने बोलता हूँ असाइनमेंट या होमवर्क, वो करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कहता हूँ फीस में कहीं प्रॉब्लम होना ही नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होगा। सो पॉलीक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट, YDSC विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट। सो बताओ व्हाइट लाइट में कितने वेवलेंथ होते हैं? दांत खोल के बोल दी 7। क्या पूछा? 7 होता है। व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ नहीं होता है, वो 7 प्रेडोमिनेंट कलर्स हैं, उसका वेवलेंथ का रीजन होता है। इट कंसिस्ट इनफाइनाइट वेवलेंथ। व्हाइट लाइट में बहुत सारे इनफाइनाइट है। रेड का भी वेवलेंथ का रीजन रेंज होता है, ब्लू का भी वेवलेंथ का एक रेंज होता है। ब्लू कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं होता है। सो इट कंसिस्ट इनफाइनाइट वेवलेंथ, बहुत सारा वेवलेंथ होता है। इसलिए होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुत सारा वेवलेंथ है। ओके, सो बहुत सारा वेवलेंथ है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, इंफिनिटी, बहुत सारा है। अब बताओ सेंट्रल मैक्सिमा पे कोई भी वेवलेंथ है, सबका पार्ट डिफरेंस 0 होगा। यहां पे सबका पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0। हाँ नहीं, चाहे कोई हो, तो अगर यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 तो सबका मैक्सिमा है, तो एट सेंट्रल मैक्सिमा, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, एट सेंट्रल मैक्सिमा we get maxima for all wavelengths. We get maxima for all wavelengths. तो सेंट्रल मैक्सिमा पे हर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा लेंगे, सबका पार्ट डिफरेंस 0 है। और जब सबका मैक्सिमा है मींस यहाँ पे कलर क्या होगा? व्हाइट। सो कलर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? व्हाइट। लिखिए ब्लैक से, ब्लैक मत बोलना, व्हाइट होगा। कोई दिक्कत? बैड जोक। कोई डाउट है? नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा पे सारे वेवलेंथ के लिए पार्ट डिफरेंस 0 है। देखो क्या गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, इतना क्या जरूरी है चैट देखने का? अरे क्लास देखना, लोग घर पे बैठे हुए थे क्या? चल बंद कर चैट। सब तक क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे सारे कलर के लिए मैक्सिमम मतलब पार्ट डिफरेंस 0 है, सारे वेवलेंथ के लिए, मतलब वहां पे सबका मैक्सिमा है, तो क्या मिलेगा? व्हाइट। अच्छा, इसके अलावा इस स्क्रीन पे और कोई पॉइंट है जहां पे सबका पार्ट डिफरेंस मतलब सबका मैक्सिमा मिल जाए? नहीं। अरे जहां पे इसका फर्स्ट, मान लें कि लैम्डा 1 का फर्स्ट मैक्सिमा है, वहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा 1 हो गया, लेकिन और सबका मैक्सिमा जरूरी है क्या? नहीं। सबका एलसीएम का, जहाँ पे 2 था दोनों का एलसीएम लिए, वहाँ पे दोनों का मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे इनफाइनाइट का मैक्सिमम क्या होगा कि जहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे लैम्डा 1 का हो गया मैक्सिमम, मान लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए S1 है, ये S2 है, तो S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा 1 है, तो इसका तो फर्स्ट मैक्सिमम। अब सबका हो सकता है किसी का सबका मैक्सिमम ही वहाँ पे हो? बिल्कुल नहीं। जब मेरे पास बायक्रोमेटिक लाइट था तो हमने कर लिया n लैम्डा 1 कैपिटल डी वाई स्मॉल डी इक्वल टू m लैम्डा 2 कैपिटल डी वाई स्मॉल डी, ये कैंसिल, और कर दिया n बाय m इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। और पहला कहाँ मिला? जैसे 600 बाय 400 था, 3/2, तो इसका थर्ड मैक्सिमम इसके सेकंड से कोइंसाइड कर गया। ठीक है। अब यहाँ पे 3 होता तब हो सकता है कहीं जाके तीनों का करता, बट जब यहाँ इनफाइनाइट है तो कहीं सबका एलसीएम क्या लेंगे भाई? अरे इसका एलसीएम ही होगा ना जहाँ पे दोनों का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हाइट ऑफ एंड मैक्सिमा लेते रहेंगे, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 2 में जाके इसका थर्ड मैक्सिमा से कॉन्सेप्ट कर दिया, कुछ रेशियो आ गया। बट इनफाइनाइट है तो सबका मैक्सिमा जब कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा पे व्हाइट मिलेगा और पूरे स्क्रीन पे कहीं व्हाइट कलर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं सबका मैक्सिमा कॉन्सेप्ट करने वाला। सारा वेवलेंथ कहाँ से मैक्सिमा करवा देंगे भाई?
तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमा। हम तो हर जगह लैब में, हमको लैब में सेटअप करना आइडिया सी, और हम सब कुछ किससे मेजर किए हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से। जितना भी डिस्टेंस है कहाँ से दिए, सेंट्रल मैक्सिमा से। हाइट ऑफ nth मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हाइट ऑफ nth मिनिमा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल 2d। तो हमने सब कुछ किससे दिया, सेंट्रल मैक्सिमा से। और जब हमने सब कुछ सेंट्रल मैक्सिमा से दिया है तो सेंट्रल मैक्सिमा तो फिक्स करना पड़ेगा। लैब में क्या करते हैं, जो वाईडी का सेटअप किया, उससे पहले व्हाइट लाइट डालते हैं, और जहाँ पे व्हाइट कलर मिला उस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा फिक्स कर दिए। दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमा, कि आप पहले अपने सेटअप से व्हाइट लाइट पास करा दो। व्हाइट लाइट पास करा दिए, स्क्रीन पे जहाँ व्हाइट मिला वो पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? सो ये हो गया व्हाइट। ओके, इसको मिटाता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट डाउट है, इस O के जस्ट बाद कौन सा कलर होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद कौन सा कलर होगा। अच्छा पहले बताओ, फॉर व्हिच कलर विल गेट मैक्सिमा फर्स्ट, फॉर व्हिच कलर we get maxima first, violet, B red, C blue, D yellow। हमको सबसे पहले किस कलर का मैक्सिमा मिलेगा, सबसे पहले किस कलर का मैक्सिमा मिलेगा, गुड, ए वायलेट, बी रेड, सी ब्लू, डी येलो। वायलेट क्यों, कि हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा, हाइट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल टू 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो जिसका लैम्डा मिनिमम उसका हाइट क्या होगा, मिनिमम। तो आपको पता है कि वी आई बी जी वाई ओ आर, भीग गए हो, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। तो इसका सबसे पहले मैक्सिमम मिलेगा, सबसे मिलेगा वायलेट का। ओके सही है, एक बार पूछा भाई, जहाँ पूछा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, वायलेट, नहीं तो पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which color will be predominant just after central maxima। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद कौन सा कलर प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब ज्यादा होगा, डोमिनेंट कलर होगा। सबसे ज्यादा किस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ व्हिच कलर विल बी मैक्सिमम जस्ट आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा। ऑप्शन फिर से ABCD सेम है, ए वायलेट, बी रेड, सी ब्लू, डी येलो। intensity of which color will be maximum just after central maxima। ऑप्शन ए वायलेट, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी येलो। सेंट्रल मैक्सिमम के जस्ट बाद किस कलर का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है। देखो ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत सारा गलत होता है। क्या कहता है, वायलेट, गलत है। वो क्या कहता है लॉजिक, कि सबसे पहले मैक्सिमम मिला वायलेट का, मतलब उसका इंटेंसिटी बढ़ना ज्यादा तेजी से शुरू होगा, इसलिए वायलेट प्रीडोमिनेंट होगा। लेकिन आप समझो, पहले क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा। अगर यहां सेंट्रल मैक्सिमा है, पहले क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहले क्या मिलता है, फर्स्ट मिनिमा। अरे हाँ या नहीं, लैम्डा डी बाई 2d पे, और फिर मिलता है फर्स्ट मैक्सिमा। सो ये हाइट है मेरा लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, और ये है लैम्डा डी बाई डी। तो सबसे पहले किसका मिनिमा मिलेगा, सबसे पहले किस कलर का मिनिमा मिलेगा, वायलेट का, क्योंकि हाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज, हाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो अगर हाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ये है, मतलब जिसका लैम्डा कम होगा उसका हाइट सबसे कम होगा, लैम्डा से कम है। वायलेट का मीन्स फर्स्ट विल गेट फर्स्ट मिनिमा ऑफ वायलेट। सबसे पहले हमको मिलेगा वायलेट का मिनिमा, नहीं ओके, और सबसे लास्ट में समय मिलेगा रेड में। तो पहले जो वायलेट का मिनिमा मिलेगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा सबका था और इसका मिनिमा तुरंत मिल गया। यहाँ पे मिलेगा वायलेट का मिनिमा, अब मैं बताता हूँ। यहाँ मिलेगा फर्स्ट मिनिमा ऑफ वायलेट, यहाँ मान लीजिए कहीं मिलेगा ब्लू का मिनिमा, यहाँ मिलेगा कहीं ग्रीन का,
यहाँ ग्रीन का, यहाँ कहीं मिलेगा येलो का, ऑरेंज का और रेड का। मतलब इसका इंटेंसिटी सबका यहाँ पे 4i था और यहाँ पे इसका हो गया 0। वायलेट का यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया 0 और रेड का यहाँ के 0 हो गया। मतलब रेड का इंटेंसिटी सबसे स्लोली घट रहा है। पहले मिलेगा मिनिमा तब मिलेगा मैक्सिमा। तो सबसे पहले किसका इंटेंसिटी 4i से 0 हुआ है? वायलेट का, सबसे कम डिस्टेंस में। मतलब वायलेट का इंटेंसिटी बहुत ही फास्ट डिक्रीज होगा, रैपिडली डिक्रीज होगा। और सबसे लास्ट में किसका इंटेंसिटी 0 हुआ है? रेड का। मतलब रेड का इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया सबसे स्लो रेट में। तो सबसे स्लो जब वो घटेगा तो यहाँ पे कौन सा कलर डोमिनेंट होगा? रेड। तो जस्ट आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा कलर विल बी रेडिश। मैं क्लियर? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं? लोग गलती करते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमा मिलेगा वायलेट का, तो इसलिए वायलेट कलर प्रीडोमिनेंट होगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट मैक्सिमा से पहले वी आर गेटिंग फर्स्ट मिनिमा एंड हाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका मिनिमा पहले मिलेगा। तो सबसे कम लैम्डा किसका है? वायलेट का। तो फर्स्ट विल गेट मिनिमा ऑफ वायलेट। हमको व्हाइट मिनिमा यहीं मिल गया और रेड का यहाँ के मिला। मतलब वायलेट का यहाँ पे सबका इंटेंसिटी 4i था, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? 4i। आई ले लेते हैं तो यहाँ पे सबका इंटेंसिटी 4i है और वाइट का यहाँ तुरंत 0 हो गया और रेड का धीरे धीरे घटते 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 यहाँ आके 0 हो रहा है। मतलब रेड का इंटेंसिटी स्लोली डिक्रीज कर रहा है और वायलेट का फास्ट डिक्रीज किया। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे किसका होगा? रेड का। और सबसे कम किसका होगा? वायलेट का। मीन जस्ट आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा कलर विल बी रेडिश। पक्का इंटेंसिटी ऑफ रेड विल बी मैक्सिमम। एम आई क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। तो हमने क्या क्या बताया? इन केस ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट कलर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट। दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमा। सेकंड मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ प्रोक्रोमेटिक लाइट फर्स्ट विल गेट मैक्सिमा ऑफ वायलेट एंड ऑल्सो गेट फर्स्ट मिनिमा ऑफ वायलेट। सबसे पहले वायलेट का फर्स्ट मैक्सिमा भी आएगा और सबसे पहले वायलेट का फर्स्ट मिनिमा भी आएगा। और जस्ट आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा रेड विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी। होपफुली आई एम क्लियर। ओके, सो हमने देखा पहले शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न, फिर देखा वाईडीएससी विद बाइक्रोमेटिक लाइट, फिर देखा वाईडीएससी विद पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ध्यान दो, अब हमने जितना जो वाईडीएससी सेटअप पढ़ा था उसमें हम मान रहे थे कि यहाँ तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, पैरेलल रे मान रहे थे। सो हमने मान लिया यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है क्योंकि यहाँ तक रे क्या था? पैरेलल। बट अगर मान लिया यहाँ पे रे पैरेलल नहीं है, कुछ मान ली, सॉरी रे पैरेलल है बट ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं वाईडीएससी विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। इससे ले आ रहा है, पैरेलल है बट ऑब्लिक है, क्या बोलते हैं? वाईडीएससी विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। वाईडीएससी विथ ऑब्लिक इंसिडेंस। मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये मेरा फिर से स्मॉल डी है और ये मेरा कैपिटल डी है। कुछ भी याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ समझना है, याद करोगे फंस जाओगे। अब बताओ इस O पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा क्या? ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों का लेंथ इक्वल है क्या? यहाँ पे एक्स्ट्रा ये पार्ट डिफरेंस आ गया, जो यहाँ पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। सो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया। मान लीजिए S1 है, ये S2 है, ये O है, ये मान लेते हैं कुछ M है। सो ये दोनों तो यहाँ पे इक्वल है बट ये रे यहाँ S1M एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम सेकंड में दिए थे, उसमें कुछ लोग गलती थे, मैं आपको फिर असाइनमेंट कराया भी था। ऐसे क्वेश्चन था कि पहले इस स्लिट प्लेन से पहले ही इसमें कुछ पार्ट डिफरेंस आ गया।
जब यहाँ पहले पार्ट डिफरेंस आ गया मीन्स ये दोनों इक्वल है, तब भी यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है। अरे पाथ लेंथ इसका क्या वैसे रहेगा, ये मान लिया x1 है, ये कुछ है, दिस प्लस दिस विल बी x1, दिस प्लस दिस विल बी x2, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब O पे पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। अरे भाई मान लो ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया, मतलब ये O पे पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है, सो O यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, पॉइंट O इज नॉट सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा डिफाइन है जहां पार्ट डिफरेंस जीरो है। अब बताओ पार्ट डिफरेंस जीरो किधर होगा, O के ऊपर, O के नीचे। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब मान लें कि which of following may be central maxima, O dash P, which of the following may be central maxima, O dash P, which of the following may be central maxima। O तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है। अब किधर जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर या नीचे, समझो यहां पे कौन एक्स्ट्रा चला, ये वाला रे, मतलब S1 के इन करने से पहले एक्स्ट्रा चल चुका है, अगर हमको कॉम्पनसेट करना है मींस इसको एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, हाँ या नहीं। चलो अगर हम P पे लेके आते हैं, ठीक है, गंदा होगा मैं फिर से बना दूंगा, अगर हम P पे लेके आते हैं तो अभी कौन बड़ा हो गया, S1 पे, सो ये भी एक्स्ट्रा ये भी एक्स्ट्रा, कभी दोनों इक्वल होगा, अरे यही तो एक्स्ट्रा चलते रह गया, कभी भी इसका ये और ये रे का पाथ लेंथ सेम होगा, यहाँ पे भी कौन चला एक्स्ट्रा, यही चला, यहाँ भी यही चला, मतलब कभी दोनों का पाथ लेंथ सेम नहीं हो सकता है। भाई x1 में इसके पाथ लेंथ में आया दिस प्लस दिस, इसमें आया दिस प्लस दिस, दोनों में ये और ये एक्स्ट्रा है, कभी दोनों का पाथ लेंथ इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, मतलब P पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं हो सकता है नीचे, क्योंकि जो ही हम नीचे शिफ्ट किए तो मतलब ये एक्स्ट्रा चला हुआ था और फिर आप इसी को चला रहे हो एक्स्ट्रा, भाई कैसे इक्वल होगा, कंपनसेट करना है मीन्स S2 वाले को चलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मीन्स ये गलत है, तो क्या करना पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा इससे कुछ ऊपर यहां मान लिया गया, राइट, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऊपर आ गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब देखो यहां पे ये चला और यहां पे कौन सा चल चुका है, ये S1 है, ये S2 है, अब यहाँ पे देखो S1 m एक्स्ट्रा चला, यहाँ पे S2 n चला है एक्स्ट्रा, अब दोनों इक्वल करके हम कर सकते हैं, तो अगर ये O डैश सेंट्रल मैक्सिमा है सो S1 m विल बी इक्वल टू S2 n, तभी ना, इफ O डैश इज सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें कोई डाउट है, अगर O डैश सेंट्रल मैक्सिमा है इसका मतलब है कि जितना ये चला एक्स्ट्रा उतने हमको इसको चलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दोनों इक्वल जाएगा, तो ये दोनों इधर इक्वल है, ये दोनों इधर इक्वल है, तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हम समझिए हम लोग कर चुके हैं। अच्छा अगर ये D है, ये थीटा है, ये हम लोग कर चुके हैं, ये भी थीटा होगा, कर चुके हैं, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा थीटा, ये हम कर चुके हैं, और पार्ट डिफरेंस क्या होता है डी साइन थीटा, ये सब कर किया हुआ है, ये हो गया डी साइन थीटा। ये क्या होगा, देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या होगा अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। समझो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अल्फा है, ये अल्टरनेट एंगल अल्फा, ये अल्फा और ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। सो अगर ये D है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा डी साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू P बाई एच, ठीक है, डी साइन अल्फा। सो S1m हो गया डी साइन अल्फा, S2n हो गया डी साइन थीटा। सो अगर O डैश सेंट्रल मैक्सिमा है मींस डी साइन अल्फा, S1m इज डी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, अल्फा इक्वल टू थीटा। हम थीटा निकल गया, थीटा इक्वल टू अल्फा। नाउ वी नो tan थीटा इक्वल टू y बाई डी, tan थीटा इक्वल टू y बाई कैपिटल डी।
हाँ या नहीं, यहाँ पे साइन टाई को टेन टाइम मत कर देना, क्योंकि अल्फा अब थीटा स्मॉल ले रहा है, क्योंकि अल्फा अगर मान ली 30 डिग्री है, थीटा कितना है 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ साइन टाई को टेन थीटा नहीं कर देना है, पक्का। बिकॉज अल्फा किसके को लगा थीटा, मान लो यहाँ पे अल्फा 30 डिग्री, थीटा निकाल जाएगा 30, और जब ये 30 हो गया तो स्मॉल तो नहीं है, तो हमने पहले थीटा निकाल दिया। अब टेन टाई इक्वल टू वाई बाई डी इज इक्वल टू टेन अल्फा, सो वाई इक्वल टू डी टेन अल्फा। सो दिस इज शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो शिफ्ट किया y दैट इज डी टेन अल्फा। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चल चुका था ये वाला रे। सो विथ ऑब्लिक देन दिस इज शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा अब जो है यहाँ पे नहीं होके यहाँ गया, और कितना शिफ्ट किया डी टेन अल्फा से। छाप लो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट छापो। छाप लिए, मिटाता हूँ। ओके, क्वेश्चन है what will be shift in central maxima, what will be shift in central maxima। इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और इसको नेगेटिव मान रहे हैं। what will be shift in central maxima, what will be shift in central maxima। फटाफट फटाफट, आसान है। कौन चला एक्स्ट्रा, देख लो ना, कुछ भी याद नहीं करना। एक्स्ट्रा कौन चला, ये चल रहा है एक्स्ट्रा, पिछला टाइप केस है, मतलब हमको इसको जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा में से किधर जाना पड़ेगा ऊपर, तो ये तो कट गया, मैंने कट गया। अब कितना होगा शिफ्ट, अभी देखे हैं डी टेन अल्फा, डिराइव कर ले, ऐसे कर सकते हो क्लास में, कोई याद की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फटाफट कर लेना। आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये तुरंत डिराइव हो जाएगा। डी टेन अल्फा, डी कितना है 1, अल्फा कितना है 30, 1 इंटू 10 30, 1/√3 मीटर। कोई दिक्कत, आंसर क्या होगा 1/√3। ओके, अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट, ज्योमेट्रिकल वर्सेस ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ज्योमेट्रिकल versus optical path length। क्या है, ज्योमेट्रिकल वर्सेस ऑप्टिकल पाथ लेंथ। समझो, जो मैं बता रहा हूँ रियली में आपको कहीं बुक पे नहीं मिलेगा। मैंने बहुत अच्छे से समझ के इसमें कॉन्सेप्ट बनाया, और क्वेश्चन सारा बहुत आसानी से बन जाएगा। अब बच्चों को समझ लो, बहुत आसान चीज़ है। लोग फॉर्मूला इसमें रखते रहते हैं, म्यू टी दिस दैट, कुछ नहीं याद करना है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, अच्छा ये याद है जब हमने ये डिराइव किया था डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, इस हमने कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन था, थोड़ा याद करो, कंडीशन क्या था, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, राइट।
एंड दे शुड ट्रैवल इन सेम मीडियम। याद आ रहा है, मैं कहा था बाद में वो वापस न्यूज में आएगा कि जब मीडियम सेम था तभी दोनों का v सेम f सेम तो लैम्डा सेम हुआ, इसलिए k सेम हुआ था और k को हमने कॉमन ले लिया था। कुछ याद आ रहा है? अगर दिक्कत है तो अभी वीडियो पॉज करो और जाके जो हमने पहला लेक्चर रिवीजन करवाया था, मतलब सोल्यूशन ऑफ वेव का फर्स्ट लेक्चर तो मैं लाइव क्लास लिया था, उसको जाके देखो। हमने कंडीशन दिया था दे शुड ट्रेवल इन सेम मीडियम, तभी इसको सोचते हैं क्योंकि kx2 माइनस kx1 था पार्ट डिफरेंस। कब? जब सोर्स कोहेरेंट था। हमने k सेम कब लिया था? जब दोनों सेम मीडियम में था, क्योंकि f सेम है, v सेम है, तभी लैम्डा सेम होगा और k सेम होगा, तो सेम मीडियम में, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अब मान ली क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक लाइट वेव ऐसे चल रहा है, ठीक, दूसरा भी ऐसे चला, बट दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पे एक स्लैब आ गया ऑफ थिकनेस t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है, इसलिए दोनों का फेज सेम है, मतलब यहाँ तक दोनों का फेज बिल्कुल सेम है। मान लीजिए है फाई ए और यहाँ पे इसका फेज है फाई बी, तो इसका भी फेज यहाँ पे क्या है? फाई ए। यहाँ पे क्या फेज है हमको पता नहीं। इस स्लैब में एंटर करने से पहले दोनों का फेज क्या है? सेम, बिल्कुल सेम पाथ ट्रैवल किया है, बिकॉज यहाँ तक मीडियम क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करें डेल्टा फैक्टर पावर लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, दोनों का पाथ लेंथ सेम है, डेल्टा एक्स 0 है, सो यहाँ तक कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे ये है एयर में और ये है स्लैब में, अब दोनों का पाथ डिफरेंस सेम, मीडियम सेम नहीं है, तो वी कांट अप्लाई 2 पावर लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, और यहाँ डेल्टा एक्स दोनों का 0 नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मीडियम सेम नहीं है। तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले मीडियम सेम करना पड़ेगा, तब भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है? एक बार अपने आप का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकैप करो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू सेम मीडियम। यहाँ तक मीडियम सेम था इसलिए दोनों का पाथ लेंथ सेम, डेल्टा एक्स 0, फेज डिफरेंस 0, बट यहाँ पे मीडियम सेम नहीं है, इसको डेल्टा एक्स 0 करके नहीं कर सकते। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो यहाँ से कितना चला t, किस में? एयर में। कैन राइट फाई v इक्वल टू फाई a प्लस 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू टी। कैसे? आपको हम बताए थे सिंगल वेव है। एक बार 70% डाउट भी पूछा था कि सर क्या कर रहे हो, मैं फिर अगले क्लास में बताया भी था, कहीं लेते हो पार्ट डिफरेंस, कहीं लेते हो 2 पॉइंट के बीच के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मैं आपको बताया था। अगर हमें कोई सिंगल वेव है और 2 पॉइंट के बीच का इस सिंगल वेव के हमको निकालना है फेज डिफरेंस, तो अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ कितना फेज ऐड हुआ? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। और अगर दो अलग अलग वेव है कोहेरेंट एंड ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, तो उस केस में यहाँ फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x2 माइनस x1 मॉड। मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ सोल्यूशन ऑफ लेक्चर 2 में भी, लेक्चर में इसको करवाया था, फिर मुझे सब तक याद है, फोन करके डाउट पूछा था, उसको मैं फिर से लेक्चर 2 में अच्छे से लिया था। याद आ रहा है? तो यहाँ पे एक सिंगल वेव है और ये A और B इस सिंगल वेव का 2 पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ T चला, ये T ये भी T है, जो भी दोनों T सेम है, तो यहाँ से यहाँ T चला, मतलब कितना फेज ऐड हुआ? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू T। ओके, सिमिलरली फाई B डैश क्या होगा? यहाँ तो फेज सेम था 2 पाई, अब इसका लैम्डा लेंगे और ये तो अप्लाई कर सकते हैं ना, ये तो सिंगल वेव की हम बात करें, यहाँ पे मीडियम को 2 अलग वेव करेंगे तो ना मीडियम देखना पड़ेगा, तो सिंगल वेव देख रहे हैं, तो इसका लैम्डा इन मीडियम म्यू इनटू टी। इसमें किसी को दिक्कत? बोलो, दिक्कत आई मुझे रोको। ये हम एक सिंगल वेव में 2 पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस, जिसको दिक्कत है अभी इसको रोको और हम सुपरपोजिशन का लेक्चर 2 जाके देखो और लेक्चर 1 जहाँ पे हम फिर अच्छे समझाएं, फिर से रिवाइज करवाए थे। इसको मैं बार बार बताऊंगा हूँ, जब सिंगल वेव का 2 पॉइंट लेंगे, क्वेश्चन करवाया था, यहाँ से यहाँ कितना का फेज ऐड होगा? 2 पाई लैम्डा इनटू x। 2 अलग अलग वेव का अगर फेज डिफरेंस देखना है, 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। ये कब एप्लीकेबल था? व्हेन बोथ सोर्सेज आर कोहेरेंट एंड दे आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम। यहाँ सिंगल वेव है, सिंगल सोर्स है, कोई मतलब ही नहीं है मीडियम हो ये सबसे। सो यहाँ पे ये एक सिंगल वेव है, यहाँ से यहाँ गया इस मीडियम में 2 पाई बाय लैम्डा इन दिस मीडियम इनटू टी।
और लैम्डा इन मीडियम म्यू क्या होगा, तो आपको हम पिछले क्लास में भी करवाए हैं, क्या करवाए थे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट है, सो v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, बिकॉज v1 इक्वल टू c बाय म्यू 1, v2 इक्वल टू c बाय म्यू 2, ये आ जाएगा। सो लैम्डा इन एयर बाय लैम्डा इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर का 1। सो लैम्डा इन मीडियम म्यू इक्वल टू लैम्डा एयर बाय म्यू, पक्का लैम्डा इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाय म्यू। पिछले सेशन करवाए थे, फिर भी घट रहा था वाटर में डालने से, क्योंकि मीडियम में ये पिछले क्लास में करवाए थे, जो क्वेश्चन में करवाए थे वाटर में डालने से फिल्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 5a प्लस 2 पाई बाय लैम्डा बाय म्यू, म्यू ऊपर जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा एयर इनटू म्यू टी। अब समझो, मतलब अगर ये एयर में चलता तो कितना पाथ लेंथ होने पे सेम फेज डिफरेंस आता, म्यू टी पे। मैं समझो, यहां पे म्यू में चला टी तो इतना का फेज ऐड हुआ। इन मीडियम म्यू इफ रे ट्रेवल्स पाथ लेंथ टी, फेज हैज बीन एडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा एयर इनटू म्यू टी। और इतना ही फेज ऐड करने के लिए एयर में कितना चलना पड़ता, म्यू टी। अरे हाँ या नहीं, इतना ही फेज ऐड करने के लिए यहां पे जो हम फेज ऐड किए हैं 2 पाई बाय लैम्डा एयर इनटू म्यू टी, इस फेज को ऐड करने के लिए अगर लैम्डा एयर लेते तो कितना चलना पड़ता, म्यू टी। इसका मतलब है कि इस केस में टी लेंथ इन म्यू, T length in mu is optically equivalent to mu T length in air, mu T length in air। T length in mu ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझो इस चीज को, इसको दिक्कत है अभी बोलो। मैं क्या बोला, मैंने बोला कि जब एयर में ये रे चलता टी तो इतना का फेज ऐड हुआ, जब ये म्यू में चला टी तो इतना का फेज ऐड हुआ, और इतना ही फेज ऐड करने के लिए एयर में कितना चलना पड़ता, म्यू टी। मतलब अगर टी म्यू मीडियम में टी चलता है ऑप्टिकली फेज के टर्म में वो इक्विवेलेंट है एयर में म्यू टी के। यही अंतर है। देखो ज्योमेट्रिकल दोनों का लेंथ सेम है, टी और टी। ज्योमेट्रिकल लेंथ ये भी टी है, ये भी टी है, बट ऑप्टिकली ये टी है और ये म्यू टी है। एयर में ये टी है और ये क्या है, म्यू टी। यही बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड ऑप्टिकल लेंथ। समझ में आया कि नहीं? तो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स का एप्लीकेबल था। जब दोनों का मीडियम सेम है तो हम सिंपली मीडियम सेम करके दोनों का एयर में पास निकालते हैं। तो एयर में कितना है, टी, और एयर में कितना है, म्यू टी। मैं इसको छाप लूँ, फटाफट छापो, फटाफट छापो, मैं बोर्ड साफ करूँगा, फटाफट फटाफट। ओके, मिटा। मैं आप लोगों से डाउट मांगा हूं, सब लोग टाइम पर भेज दीजिएगा। तो वीडियो आप लोग बाद में देखोगे। ओके, सो टी लेंथ इन म्यू जो ऑप्टिकल इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन एयर। समझते हैं इसको। चलो अच्छा निकालो, 5b डैश माइनस 5b क्या होगा, इसको घेरते हैं और निकालते हैं 5b डैश माइनस 5b क्या हो जाएगा। 5b डैश ये है 5a प्लस 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू म्यू टी माइनस 5a प्लस 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू टी। सो 5 कैंसल, क्या बचेगा, 2 पाई बाय लैम्डा एयर टी इंटू म्यू माइनस 1, है ना, म्यू टी माइनस टी।
अरे ये कट जाएगा भाई, इतना तो आता है ना। लैम्डा एयर कॉमन लिए, म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन लिए, ये आया। ये हमने इतना कुछ किया कि हर मीडियम निकाला। अब देखो तो कैसे आसानी से कर सकते हैं, ये हमने बेसिक से किया। अब इसको अगर हमको ये सिर्फ याद रखे कि टी लेंथ इन एयर इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन, सॉरी टी लेंथ इन म्यू इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ इन एयर, तो हम पहले दोनों का पाथ लेंथ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये A है, ये Q है, ये P डैश है, ये A डैश है, ये B डैश है, Q डैश है। चलो एक्स1 लिखो, इसका पाथ लेंथ लिखो, क्या होगा PA प्लस कितना एयर में T और QB। हम सबको लिख रहे हैं एयर में, क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमको भाई यही फॉर्मूला आता है, इसी को अप्लाई करना है। इसके लिए हमको चाहिए सारा कुछ x चाहिए सेम मीडियम में, तो इसको लिखते हैं एयर में ये x2 कितना है b डैश a डैश, ठीक है। अब ये म्यू मीडियम में t है तो एयर में कितना है म्यू t, फिर क्या है q डैश b डैश, तो व्हाट इज x2 माइनस x1। भाई ये तो कट गया ना, ये भी कट गया, दोनों सेम है, तो क्या बचा म्यू टी माइनस टी। अब तो हमने सेम मीडियम में एयर में तो निकाला सब, ये हमने x1 x2 किस में निकाल लिया है एयर में, रियल में एयर में नहीं चल रहा था, बट इक्विवेलेंट टू एयर में ये म्यू टी चल रहा, हम मान लिए, और ये दोनों पार्ट्स हमने मीडियम सेम कर दिया ना। नाउ वी कैन सिंपली यूज फार्मूला डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एयर। लैम्डा एयर क्यों? बिकॉज हमने सब कुछ किस में निकाला है एयर में, हमने सारा पार्ट लेंथ किसमें लिखा है एयर में। हम बोल रहे हैं हमेशा एयर में निकालो, आसानी से होता है, आप कोई मीडियम ले सकते हो, बट आसान कौन सा होगा एयर, ठीक है। तो क्या गया 2 पाई बाय लैम्डा एयर इनटू डेल्टा एक्स टी इनटू म्यू माइनस 1, यही तो इधर भी आया था। अब इतना कुछ जो उधर ड्रामा किए थे, अब आसानी से हो गया ना कि हमने सिर्फ क्या किया कि सबका पाथ लेंथ किसमें लिख दिया एयर में। जो ही सबका पाथ लेंथ एयर में लिखे, डेल्टा 5 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। पक्का? कोई डाउट नहीं? एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो फिर से बनाते हैं। ओके सिंपल, ये रह गया, ये है म्यू 2, फिर पैरेलल गया और ये है म्यू 1, थिकनेस क्या है टी, ठीक है। इसे दोनों का फेस सेम है, यहाँ पे 5 5 दोनों का सेम है, इसे दोनों का फेस सेम है, ये है 5 1 5 2। क्वेश्चन है फाइंड, हमने ये कर दिया, फाइंड मॉड ऑफ 5 1 माइनस 5 2। फटाफट को दोनों का थिकनेस टी है, दोनों स्लैब का थिकनेस टी है, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 है। फटाफट इससे दोनों का फेस सेम है, इधर तो इधर चलो दोनों एयर में चल रहा है, ये एयर है, एयर है, ये एयर है, एयर है। जल्दी करो फटाफट। हो गया? देखो यहाँ तो फेस सेम है, हम लिखते हैं 5 1 इक्वल टू, अच्छा इतना क्यों करेंगे, सिंपल, इसका पाथ लेंथ यहाँ सेम है, कुछ मान लो यार, ये मान लेते हैं L1, ये मान लेते हैं L2, और ये क्या है T, तो x1 लिखते हैं। x1 इक्वल टू क्या होगा L1 प्लस एयर में लिखते हैं, किस लिख रहे हैं एयर में, तो एयर में अगर एक T है म्यू 2 में, तो एयर में कितना हो जाएगा म्यू 2 T प्लस L2। x2 लिखो, ये क्या है L1, अगर T है म्यू 1 में, तो एयर में कितना होगा म्यू 1 T प्लस L2। व्हाट इज डेल्टा x मॉड ऑफ, कंफ्यूजन होगा, चलो जो लिख दिए सो लिख दिए, मॉड ऑफ म्यू 2 माइनस म्यू 1 इनटू टी। अरे हाँ नहीं कोई दिक्कत, इसको सब्ट्रैक्ट किया, मॉड आ गया, कोई नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। डेल्टा एक्स निकल गया तो डेल्टा 5
2 पाई, यहाँ पे मैं बोला कि लैम्डा कौन सा लेंगे, पाथ लेंथ किस में लिखे हैं, एयर में, तो लैम्डा कौन सा लेंगे, एयर का। कोई दिक्कत, जिसमें पाथ लेंथ लिखेंगे उसी में लैम्डा लेंगे, तो 2 पाई बाय लैम्डा एयर into delta x in air, that is mod of mu2 minus mu1 into t। सही था, पक्का। चलो एक और कर देते हैं, एक और करते हैं, कुछ भी दे दे यार, क्या फर्क पड़ता है। अब और हम सर्च करेंगे, हमेशा आप एयर में लिख लो और 2 पाई लैम्डा एयर इनटू डेल्टा एक्स यूज करो हमेशा। कुछ भी कितना स्लाइड डालेगा आपको हम दिखाएंगे क्लास में, आइडिया से कितना स्लाइड डालेगा, कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी परेशानी। बुक में पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला याद करवाते रहते हैं। चलो मान लिए यहाँ एक स्लैब है, फिर एक स्लैब है, ये है T1 और ये है T2 और ऐसे गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे है ये रे भी ऐसे गया और ये है T1 प्लस T2, ये है mu1, ये है mu2, ओके, पड़ जाएंगे परेशानी में, बहुत परेशानी हो जाएगी, वहाँ पे कोई नहीं होगा, उन्हें फिर देना पड़ेगा। चलो ज़्यादा मस्ती में आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कम डाटा मेरा काम चल जाए। ये है mu3 T2, ठीक है, ये दो है। बिफोर एंट्रिंग इनटू स्लैब, यहाँ तक दोनों का फेज सेम है, ये 5 सेम है, यहाँ दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो आफ्टर कमिंग आउट, मान लीजिए है कुछ phi1 and phi2, फाइंड phi1 minus phi2, फाइंड phi1 minus phi2 बिफोर एंट्रिंग। इस पॉइंट पे दोनों का फेज सेम है, दोनों रे का फेज सेम है, तो आपको जब इससे बाहर निकल गया, यहाँ किसका फेज phi1 का फेज phi2 है, फाइंड phi1 minus phi2, फाइंड phi1 minus phi2, फाइंड phi1 minus phi2, फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया, ओके। चलो मैं करता हूँ। अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, और ये मान लिए कुछ है L1, तो ये भी क्या होगा, L1 एयर में चल रहा है। चलो अब लिखते हैं X1, सब कुछ लिखते हैं एयर में। तो अगर ये mu1 मीडियम में T1 है, तो एयर में क्या होगा, mu1 T1, ये लेंथ क्या है L1, प्लस mu2 मीडियम में T2 है, एयर में क्या होगा mu2 T2, इसके बारे में वो बात नहीं करनी है। X2, ये एयर में T1 है तो T1 ही रह गया, ये एयर में L1 है तो L1 ही रह गया, और यहाँ पे mu3 मीडियम में T2 है, एयर में क्या होगा mu3 T2। हमको दे दिया phi1 minus phi2 निकालना है, तो x1 minus x2 निकाल लेते हैं। x1 minus x2 क्या होगा, L1 कैंसिल हो जाएगा T1 इंटू mu1 minus 1 प्लस T2 इंटू mu2 minus mu3। अरे हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ दोनों का फेस सेम है, इसलिए यहाँ तक कोई बात नहीं करनी, इसकी आगे बात करनी है। तो अगर आगे हम पाथ लेंथ देखें, ये चला T1 इन mu1, एयर में क्या होगा mu1 इंटू T1, ये L1 चला एयर में, फिर ये T2 इन mu2, तो एयर में कितना होगा mu2 T2। हम बार बार बोल रहे हैं, आप पहले पाथ लेंथ लिखो एयर में, फिर ये पाथ लेंथ एयर में है, यहाँ से यहाँ T1 लिख दिए, ये L1 भी एयर में है, L1 लिख दिए, ये T2 है इन mu3, एयर में क्या होगा mu3 इंटू T2। सो पार्ट डिफरेंस x1 minus x2 क्या होगा, दिस माइनस दिस, सो T1 इंटू mu1 minus 1, L1 कैंसल, T2 इंटू mu2 minus mu3,
निकल गया। सो अब इसको जो भी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, डेल्टा फाई मीन्स फाई वन माइनस फाई टू विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू x1 माइनस x2, 2 पाई बाय लैम्डा एयर इंटू x1 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ गए ना? ओके इसको हम अगले क्लास में, देखो इतना लंबा कहीं पूछता नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो अब देखो बहुत कम है। अब आपको YDSC विद स्लैब और थिन फिल्म इंटरफेरेंस लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। फटाफट अगले क्लास में फटाफट खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसे से चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर यह समझ गए ना तो आपके लिए YDSC विद स्लैब एंड थिन फिल्म इंटरफेरेंस चुटकी का गेम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फटाफट। ठीक है, ओके। अब एक होमवर्क देता हूं, हमने निकाला ऐसे, देखो यूज हम यही करेंगे टी इन म्यू इक्वल टू म्यू टी इन एयर, बट क्वेश्चन है इफ लाइट रे ट्रेवल्स लेंथ टी इन म्यू टी मीडियम, इफ लाइट वेव ट्रेवल्स लेंथ टी इन म्यू टी मीडियम, टी इन म्यू टी मीडियम, then what will be equivalent optical path length, equivalent optical path length in mu1। जैसे म्यू टी इन म्यू टू है, एयर में क्या होगा म्यू टू इंटू टी, अगर म्यू1 में हम बात करेंगे तो म्यू1 में कितना होगा, ये आपको डिराइव करना है, होमवर्क है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसका हम लोग कहीं प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग म्यू टू टी इन म्यू टू इज इक्विवेलेंट टू म्यू टू टी इन एयर, बट कहेंगे बुक में इसको यूज करें, इसलिए आपको डिराइव करवा रहे हैं, फिर आगे इसको हम दिखा रहे हैं क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आने वाला है। सो क्वेश्चन क्या है, इफ टी लेंथ इन म्यू टू मीडियम देन व्हाट विल बी इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन म्यू वन मीडियम। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। जिसको समझने में दिक्कत हुआ मैं जाऊँ उसका जहाँ पे एंड कर रहा हूँ, YDSC उस लेवल स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं अभी टाइम दे रहा हूँ। जिसको दिक्कत हुआ सुपरवेशन ऑफ वेव का लेक्चर 1 लेक्चर 2 जाके रिवाइज करो, जहाँ पे हम फेज डिफरेंस निकालना सिखाए हैं। उस पर अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में बताना। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप रिवाइज करो, ठीक से समझो, जो दिक्कत होगा उसको क्लियर करके हम YDSC स्लैब और थिन फिल्म इंटरफेरेंस करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, बहुत गर्मी है, बाय।